ओके, मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसोर अकाउंटिंग। ये क्या चीज़ है? ऐसे है कि फी ज़माना जो लीजिंग चल रही है, लीजिंग कंपनीज के पास वो एसेट नहीं होता। फॉर एग्जांपल आप लेसोर हैं, मुझे गाड़ी चाहिए है तो आपके पास कोई गाड़ी नहीं होगी। आप मुझे कहेंगे कि ठीक है जी, आपको कौन सी गाड़ी चाहिए? मैं कहूँगा जी मुझे 1 करोड़ रुपए वाली गाड़ी चाहिए। आप कहेंगे जी ठीक है, आप उस शोरूम पे चले जाएं, वो गाड़ी आप ले लें, हम उन्हें 1 करोड़ रुपया दे देंगे। फॉलोड? और उस 1 करोड़ के अगेंस्ट मैंने जो आपको इंस्टॉलमेंट्स पे करनी होंगी वो तय कर लेंगे। तो इसका मतलब है कि आप ना मैन्युफैक्चरर ऑफ द गाड़ी हैं, ना डीलर ऑफ द गाड़ी हैं। ये वो अकाउंटिंग है जो लेसोर की आपने पढ़ ली है। अब आप पढ़ने जा रहे हैं कि अगर मैन्युफैक्चरर खुद से गाड़ियां बनाकर बेचता भी है और लीज भी करता है तो क्या अकाउंटिंग करेगा? इसी तर्ज पे डीलर गाड़ियां ट्रेड करता है, खरीद कर बेचता है, वो गाड़ियां बेचता भी है और अगर लीज करेगा तो एज ए लेसोर क्या अकाउंटिंग करेगा? ये है जी टॉपिक। अब बड़ी बुनियादी सी बात यहां पर आप ये देखिएगा, गाड़ी है 80 रुपए की, आउटराइट सेल करता है 100 रुपए की, प्रॉफिट कितना होता है? 20 रुपए का। तो ये तो वो आउटराइट सेल्स पे प्रॉफिट है। वो जो लीज रेंटल्स बनाएगा वो 10 रुपए फाइनेंस इनकम शामिल करके लीज रेंटल्स बनाएगा 110 के। तो हमें क्या मालूम हुआ कि प्रॉफिट बेस्ड ऑन आउटराइट सेल्स 20 रुपए है और फाइनेंस इनकम 10 रुपए है। जो बातें मैंने इस वक्त हाईलाइट की हैं, ये मौजूद बहस है हमारा मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसोर की अकाउंटिंग। इसमें एक बात मैं डिम हाईलाइट कर देता हूं जो कि आपको भी बाद में बताऊंगा, जिसका ताल्लुक इस अकाउंटिंग के साथ बड़ा गहरा जुड़ता है। कहानी समझ आ गई? अब इसको आगे लेके चलते हैं। आपने ऑब्वियसली गुड्स सेल की हैं तो सेल्स तो क्रेडिट होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उस सेल्स की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी रिकॉर्ड होनी चाहिए। ऑलराइट? आप क्या करते हैं? अकाउंटिंग एंट्री अब देखिएगा, आप जो सेल्स रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं वो जो आपने लीज पेमेंट्स मुझसे लेनी है लेसोर से, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यानी कि इंटरेस्ट का एलिमेंट उस प्रेजेंट वैल्यू में गुम हो गया और अगले सालों में स्प्रेड हो जाएगा और सेल्स जो होंगी इनकम के तौर पे आपकी रिकग्नाइज हो जाएंगी। मेरे इस जुमले की बात समझ नहीं आई तो मुझसे रिपीट करवाइए इस बात पर। मैं बोल देता हूं, आपने लीज रेंटल्स लेने हैं 110 के मुझसे, आपने इसकी कैलकुलेट की प्रेजेंट वैल्यू और वो प्रेजेंट वैल्यू आपकी फर्ज कर लें ये फेयर वैल्यू के बराबर आई। ठीक है, जो 100 रुपये उसकी सेल्स की अमाउंट होती है। अब आप क्या करेंगे, आपने मुझसे जो रिसीवेबल करार दिया 100 रुपये को और सेल्स इनकम को 100 रुपये से आपने क्रेडिट कर दिया। 10 रुपये कहाँ गुम हो गए? वो जो लीज रिसीवेबल डेबिट है, अगले सपोजली 10 सालों में उसने लीज अमोर्टाइजेशन टेबल का हिस्सा बनना है, प्रेजेंट वैल्यू ने अनवाइंड होना है, जो हम साथ साथ करते जाते हैं कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, ऐड करते हैं, फिर लीज पेमेंट माइनस करते हैं। एग्रीड?
तो वो इंटरेस्ट अगले 10 सालों में इनकम बनता है ना, लिहाजा वो इंटरेस्ट अगले सालों में इनकम बन जाएगा। सेल्स को भी इनकम बना लो। ये पहली अकाउंटिंग एंट्री। किस रकम पे बनाना है उसमें एक छोटी सी बात आती है, वो बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फिलहाल एंट्री की हद तक आप लें, लीज रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। ये एंट्री आपको बड़ी सादा लगनी चाहिए क्योंकि यही काम आप करते हैं, डेटर्स रिसीवेबल के तौर पे डेबिट और सेल्स इनकम के तौर पे क्रेडिट करते चले आए हैं। अगली ये बात थोड़ी सी टेक्निकल है। आप अभी तक जो अकाउंटिंग एंट्री कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की पास करते आए हैं वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट ही एंट्री पास करते हैं। अब सिचुएशन इसमें थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर तो आपने सारी की सारी रेजिडुअल वैल्यू को गारंटी किया हुआ है तब तो ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को डेबिट करें, इन्वेंट्री को क्रेडिट करें। जितनी भी इन्वेंट्री की कॉस्ट है उससे ये एंट्री पास होगी। ऑब्वियसली आपकी इन्वेंट्री तो कॉस्ट पे पड़ी हुई थी ना, 80 रुपीज पे ये इन्वेंट्री पड़ी हुई थी ना, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री आपकी 80 रुपये की। आप फिनिश गुड्स को क्रेडिट करें या इन्वेंट्री को क्रेडिट करें और आप डेबिट कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, लेकिन अगर उसमें कुछ एलिमेंट अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है जो कि आपको किसी ने गारंटी नहीं किया, आप लेसोर हैं। अगर तो 100% गारंटी हो गया हुआ है, मैं शायद पहले ये बोल गया था कि आपने गारंटी किया हुआ है, अगर आपको 100% रेजिडुअल वैल्यू गारंटी हो गई भी है तब तो आप कॉस्ट ही को इन्वेंट्री में क्रेडिट करें और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट करें। लेकिन अगर कुछ एलिमेंट है जो कि आपको गारंटी नहीं किया लेसी ने या किसी की तरफ से भी गारंटी नहीं हुआ, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें और उतने से कॉस्ट में से उसको माइनस करते हैं। ये स्टेप एक है जो कि आपको समझना होगा। क्यों करते हैं अभी इसकी सारी कैलकुलेशन और इसकी लॉजिक्स में आपको क्लियर करता हूं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू को कॉस्ट से लेस करें, आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की फिगर आ जाएगी। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की फिगर अकाउंटिंग एंट्री कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट बराबर नहीं होगी। इन्वेंट्री तो 100 रुपये से क्रेडिट होगी, अपनी कॉस्ट से क्रेडिट होगी, सॉरी 80 रुपये से। मेरी इस एग्जाम्पल में इन्वेंट्री की कॉस्ट 80 है, 80 से ही क्रेडिट होगी। हमने जो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू कॉस्ट में से माइनस की है वो आप लीज रिसीवेबल को डेबिट करना है। अब यहाँ पर ये लीज रिसीवेबल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाने की बात है। अगर मैं लेसी हूँ तो मुझसे तो आपने ये पैसे लेने जो कि इंस्टॉलमेंट्स के बनते हैं, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होकर सेल्स इनकम में क्रेडिट हो गई है। मैंने तो गारंटी किया ही नहीं तो मुझे क्यों डेबिट किया जा रहा है भाई? तो इसका मतलब ये लीज रिसीवेबल मैं नहीं हूं बल्कि कोई थर्ड पार्टी है। किताबें इसको भी लीज रिसीवेबल ही कहती हैं, लेकिन ये लेसी लीज रिसीवेबल नहीं है बल्कि कोई थर्ड पार्टी जो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, जहां से मार्केट से आपको जब गाड़ी बेचेंगे वापस आपको गाड़ी मिल जाएगी, बेचेंगे ना, तो अब वो इस लीज रिसीवेबल के साथ मैच करेगी। ठीक है, तो अब इसको आप कोई और नाम अगर देना चाहें तो दे दें बेशक, लेकिन समझ ये लें कि ये अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू के बराबर की एक अमाउंट है। अब होता ये है, आसानी इसमें क्या है, आप लीज रिसीवेबल को डेबिट जब कर देते हैं, मुझसे जितने पैसे मिलने तो मिल जाते हैं, बाकी लीज रिसीवेबल में डेबिट बैलेंस पड़ा रहेगा, वो तो मैंने नहीं देना। अब वो अगर आपको मार्केट में फर्ज किया 0 पे बिकती है गाड़ी तो सारा का सारा लॉस हो जाएगा। लीज रिसीवेबल को क्रेडिट करके प्रॉफिट लॉस को डेबिट कर देंगे। प्रैक्टिकली सामने बातें आएंगी तो हम इसको सीख लेंगे। हमने जो सीखा है वो क्या है? मैन्युफैक्चरर डीलर लेसोर में सेल्स के बारे में अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं। लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू एट मार्केट रेट इफ IRI
ग्रेटर देन मार्केट रेट तो IRI को यूज करना है प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। यहां पर ये बात समझ लें दोबारा से, आपने ये जो सेल्स के लिए फिगर कैलकुलेट करनी है, यहां पर मैंने लिखा था लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और मार्केट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। आपने लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। किस रेट पर कैलकुलेट करनी है? IRI या मार्केट में से जो ज्यादा रेट होगा उस पर। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट रेट जितना ज्यादा होगा उतनी प्रेजेंट वैल्यू कम आएगी। और आप पहले ही कह चुके हैं कि हमें कम वाली रकम लेनी है ताकि आप अपनी सेल्स को ओवरस्टेट ना कर सकें। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई होता है। लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द LPs लीज पेमेंट्स एट द मार्केट रेट, या आपका IRI इफ ग्रेटर देन द मार्केट रेट। तो जो ग्रेटर होगा उसकी वजह से आपकी प्रेजेंट वैल्यूज रिड्यूस आएंगी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की फिगर क्या है जी? कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेंट्री यानी कि कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री जो भी आपकी है माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द अनग्रांटेड रेसिडुअल वैल्यू, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की रकम होगी। और यहां पर तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखने की है कि जितने भी आपके लेसोर डीलर के इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट होगी अब वो प्रॉफिट लॉस में चार्ज हो जाएगी सीधी सीधी। पहले इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट को हम कहां लेकर जाते थे? NIL में, ठीक है। और लीज रिसीवेबल से हम उसको डेबिट करते थे NIL, फेयर वैल्यू का ऐसा बना लेते थे ना इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट को। यहां पर डीलर के केस में हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को चार्ज करेंगे, ये IDC है। IDC आपका जो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट होगी। अच्छा जी, बातें इतनी सी ही हैं। बुनियादी तौर पर ये 2 अकाउंटिंग एंट्रीज और 3 उसकी पीछे बातें। अब इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इनको ज़हन नशी कर लेने के बाद। बल्कि मैं थोड़ा सा इसके ऊपर थ्योरेटिकल जो इंफॉर्मेशन है डिस्कस करना चाहूँगा रीड करके। मैन्युफैक्चरर डीलर ऑफन ऑफर टू कस्टमर द चॉइस ऑफ आइदर बाय or lease an asset. Finance lease of an asset by a manufacturer or dealer lessor gives rise to 2 types of incomes. एक जो प्रॉफिट में जानी है और दूसरी जो फाइनेंस इनकम में जानी है। ओवर द लीज टर्म्स, मैंने 10 साल की लीज टर्म्स आपको कही थी। तो ओवर द लीज टर्म्स रेवेन्यू क्या है? सेल्स रेवेन्यू आपने जो रिकग्नाइज करना है वो क्या होगा? लोअर ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट, उस एसेट की फेयर वैल्यू, एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट्स एक्रूइंग टू द लेसोर डिस्काउंटेड एट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। और आगे मैंने थोड़ी सी एक बात का इजाफा कर दिया, और IRI विच एवर इज ग्रेटर, क्योंकि बाद सवालों में आप देखेंगे उसमें IRI दिया है, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट दिया और वो मार्केट से ज्यादा है। अब वो मार्केट से ज्यादा होने की वजह से प्रेजेंट वैल्यू को लोअर डाउन करेगा, लिहाजा आप प्रेजेंट वैल्यू जिससे लोअर हो रही हो उसको आप लेंगे। तो ग्रेटर ऑफ IRI और मार्केट वैल्यू। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे कैलकुलेट करनी है? कॉस्ट ऑफ सेल्स रिकग्नाइज एट द कमेंसमेंट ऑफ द लीज टर्म इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ द अंडरलाइंग एसेट लेस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। इन सारी बातों को मैं फॉर्मुलेट कर चुका हूँ। डिडक्शन ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू का उसने आपको लॉजिक यहाँ पर दी है, मैंने आपको बहुत वाज़ेह कर दिया। अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू को डिडक्ट आप इसलिए करते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में से, क्योंकि वो आपने मेन लेसी से रिकवर नहीं करनी होती, बल्कि किसी थर्ड पार्टी ने जिसको आप बेचेंगे गाड़ी वहां से रिकवर होगी। डेबिट आप लीज रिसीवेबल्स में इसलिए कर देते हैं कि लेसी से जितना मिलना था मिल गया, बाकी जो उसमें डेबिट पड़ा होगा वो आप उसको बेचकर रिकवर करेंगे, गेन हो जाएगा या लॉस हो जाएगा। अगर जीरो की बिकती है तो सारा का सारा लॉस हो जाएगा। तो डिफरेंस बिटवीन द सेल्स
अच्छा सॉरी, द डिडक्शन ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू रिकॉग्नाइजेस दैट दिस पार्ट ऑफ द एसेट इज नॉट बीइंग सोल्ड, कि ये आपने बेचा नहीं है, लेसी से नहीं पैसे इसके आपने लेने। दिस अमाउंट इज ट्रांसफर टू द लीज रिसीवेबल, लीज रिसीवेबल में उसको ले जाते हैं। द बैलेंस ऑन द लीज रिसीवेबल इज देन द बैलेंस, का मतलब है कि जब तमाम पे कर चुका हूँगा मैं, लेसी जब पे कर चुका होगा आपको, तो एक बैलेंस बचेगा, वो क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द अमाउंट विच द लेसर विल कलेक्ट ऑफ द लेसी प्लस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, यानी कि उसका बैलेंस ये कह रहा है शुरू में जो बैलेंस बचेगा उसमें जो मुझसे आपने लेना और अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू जो मुझसे नहीं लेनी। दिस इज द नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, वो कहता है ये नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, उसमें लीज रिसीवेबल्स को ही डेबिट कर दी। Cost incurred by the manufacturer or dealer lessor in connection with the negotiating and arranging a lease must be recognized as an expense when the selling profit is recognized। तो ये बात भी मैंने आपको बता दी कि सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जीपी जो आता है उसमें से आईडीसी को आपने लेस करना होता है। अच्छा जी, यहाँ पर ये बात जो अदर देन डीलर और मैन्युफैक्चरर, आप जब लेसी को डेबिट करते थे तो नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज को डेबिट करते थे, और नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज में अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू शामिल होती थी। लिहाजा वो कह रहा है कि जी आप इसको नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज के तौर पर ही एज्यूम करते हुए लीज रिसीवेबल को डेबिट करते, भले वो रकम आपने लेसी से रिकवर नहीं करनी, लेकिन उसी सीक्वेंस को सामने रखते हुए कि नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज रिसीवेबल में डेबिट हो रही है, इसलिए आप इसको डेबिट कर देते हैं यहाँ पर। लेकिन प्रोफेशनली आप स्मार्ट अकाउंटिंग जब कर रहे हो, आप इसको अलग से एक नए नाम से भी डेबिट कर देंगे तो कोई हर्ज नहीं है। आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आप लीज रिसीवेबल्स को ही डेबिट करें, लेकिन अल्टीमेटली लीज रिसीवेबल आपको अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की अमाउंट शो करेगा डेबिट बैलेंस एट द एंड ऑफ द लीज टर्म।